हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसमायिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो से हम लोग एक नए महीने की शुरुआत करेंगे। 1 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके पत्रिकाओं में रहे और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में आज अपने इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या क्या रहे। उसके पूर्व मैं बता दूं, ये दिसंबर महीने का मासिक पैकेज है। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस मासिक पैकेज को एनरोल कर सकते हैं, इसको मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको डेली प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है। क्लास पीपीटी पीडीएफ बाइलिंगुअल शेयर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए प्रतिदिन आपका एमसीक्यू टेस्ट भी होता है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा भी रहता है विद एमसीक्यू टेस्ट। महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल और एमपी और जो यूपी स्पेशल है उसके महत्वपूर्ण जो पीडीएफ होते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले देखते हैं क्या किन किन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होगा अंडमान में भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। वहीं पर देखा जाए सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 महिला डबल्स के विजेताओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड एड्स डे 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व एड्स दिवस 2025 के बारे में चर्चा करेंगे, थीम वगैरह जानेंगे। साथ ही साथ जो बीएसएफ स्थापना दिवस है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, नागालैंड स्टेटहुड डे यानी कि जो राज्य दिवस नागालैंड का है, स्थापना दिवस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का इसमें देखा जाए कौन सा स्थान रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उस पर देखा जाए 50 वर्ष पूरे होने पर जो मुख्य आयोजन था उसके बारे में चर्चा करेंगे, कहां पर आयोजित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ प्रवीण कुमार को बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आईपीएल इतिहास का पहला पावर कोच किसको बनाया गया, आंद्रे रसेल को बनाया गया, इस पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए जियो जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भारतीय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे कम उम्र की लड़की है, भारत की है, जिसने जियो जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। साथ ही साथ एशिया पावर इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां पर देखा जाए चीन का नया जो आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, और सबसे अंत में हम लोग देखेंगे सेफ विजय कुमार को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड दिया गया है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इतने बिंदुओं पर आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए एक एक कर सारे पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर पहली खबर क्या है, अंडमान में स्थापित होगा भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंडमान में स्थापित होगा भारत का पहला, मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी आ जाए भारत का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली खबर क्या है, देखा जाए पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अंडमान में कहा, तो अंडमान का जो चिड़िया टापू है यह दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है, यहां पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसकी कुल लागत कितनी होगी, 120 करोड़ रुपए की लागत होगी और यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। किसके तहत कार्य करेगा ये जरूर याद रखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। 120 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। यहां पर देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रवाल भित्तियों का अनुसंधान, निगरानी और पुनर्स्थापना। ठीक है, प्रवाल भित्तियों का अनुसंधान, निगरानी और पुनर्स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। यह देश भर की प्रवाल भित्तियों के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में जलवायु लचीलेपन को मजबूत करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो देश भर की प्रवाल भित्तियां हैं उनके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर भी कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं, इससे तटीय संरक्षण, समुद्री जैव विविधता और दस्तावेजीकरण तथा संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण संभव हो सकेगा। इसी वजह से देखा जाए तो यह पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंडमान में स्थापित होगा भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए सैयद मोदी इंटरनेशनल वुमेन्स डबल के बारे में चर्चा करते हैं। वुमेन्स डबल्स का खिताब किसने जीता है इस पर चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है और स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखा जाए सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल, ठीक है, प्रतियोगिता होती है किससे संबंधित है ये, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, बैडमिंटन से संबंधित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, ये पॉइंट सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं बिंदु पर। पहला बिंदु क्या है, भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद, जो पुलेला गोपीचंद थे प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, उनकी बेटी है ये गायत्री गोपीचंद, इनकी जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ था, ये फाइनल मुकाबला लखनऊ में खेला गया था और जो भारतीय जोड़ी थी फाइनल मुकाबले में जापान की तनाबे असावा की जोड़ी को हराया था। ठीक है, तनाबे और असावा की जो जोड़ी थी उसको पराजित कर त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल जो
डबल्स का खिताब है वो जीत दिया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, ये जीत भारतीय महिला डबल्स के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। 1 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है। यहां पर देखा जाए आज के दिन वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, हर साल 1 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता, संक्रमित लोगों के समर्थन और एचआईवी से मौतों को स्मरण करने के उद्देश्य से इसको हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 के लिए इसका थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ओवरकमिंग डिस्प्रेशन ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स इसका मुख्य विषय है। और यहां पर देखा जाए यह दिवस यूएन एड्स के द्वारा संचालित वैश्विक एड्स प्रक्रिया की महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में चर्चा कर ले तो भारत में नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एचआईवी रोकथाम, उपचार एवं जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंसी है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत में एचआईवी एड्स के रोकथाम, उपचार और जागरूकता से संबंधित प्रमुख एजेंसी या नोडल एजेंसी कौन सी है, नाको। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं बीएसएफ राइजिंग डे या बीएसएफ स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का राइजिंग डे जो मनाया जाता है हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर के दिन यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। यहां पर चर्चा करें, बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जिसकी स्थापना 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद में की गई थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसी के बाद देखा जाए तो बॉर्डर गार्ड करने के लिए, जो हमारी बॉर्डर है उनको गार्ड करने के लिए बीएसएफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहां पर बीएसएफ की स्थापना दिवस जो मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए चर्चा करते हैं आगे। ये तीनों डोमेन्स जैसे भूमि, जल और वायु में भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। बीएसएफ के समर्पण, त्याग और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, देश के आंतरिक सुरक्षा, सीमा पार अपराध नियंत्रण और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में बीएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं सरस आजीविका फूड फेस्टिवल के बारे में। देखते हैं क्या है सरस आजीविका फूड फेस्टिवल। यहां पर चर्चा करते हैं फूड फेस्टिवल के बारे में, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज 1 दिसंबर को नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आप जितने भी करंट अफेयर देख रहे हैं ये आज पूरे दिन भर की, शाम को वीडियो सिर्फ इसीलिए आता है कि पूरे दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। ठीक है, और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप पैनी नजर रख सके, इसी वजह से डेली शाम को आप खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो प्रयागराज में रहने वाले छात्र हैं या लखनऊ में या दिल्ली में, शाम टाइम में जो आप रील्स देखते हैं, रील्स देखने के बजाय थोड़ा समय निकाल के करंट अफेयर रिवाइज कर लिया करिए, पूरे दिन का निचोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज 1 दिसंबर को नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके उत्पादों और भोजन पर आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, देश भर में 25 राज्यों से लगभग 300 लखपति दीदी और महिला समूह इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यह उत्सव दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत महिलाओं की आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहां पर अंतिम पॉइंट देखें तो यह मंच महिलाओं को बाजार तक पहुंच, ब्रांडिंग, बिक्री और उद्यमिता कौशल विकास विकसित करने में मदद प्रदान करता है। और इसी वजह से देखा जाए यह सरस आजीविका फूड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी PCS 2020 में सरस आजीविका मेला, आजीविका मेला ये पूछा था कहां पर आयोजित किया गया, तो उस टाइम पे ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस वजह से इसको भी याद रखिएगा। इस बार कहां पर आयोजित किया गया है, ये सरस आजीविका फूड फेस्टिवल, तो ये फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं नागालैंड स्टेटहुड डे। ठीक है, नागालैंड राज्य स्थापना दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागालैंड का राज्य दिवस जो स्टेटहुड डे होता है ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहां पर चर्चा करें तो वर्ष 2025 में नागालैंड अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है, जरूर याद रखिएगा, 63वां स्थापना दिवस इस बार मनाया जा रहा है। और यहां पर देखा जाए 1963 में भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यह दिवस नागा लोगों की सांस्कृतिक पहचान, शांति प्रक्रिया और विकास यात्रा को प्रदर्शित करता है। एक पॉइंट आप यहां पर नागालैंड से और याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक, हॉर्नबिल त्योहार ये कहां पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है।
और इस बार यहां पर देखा जाए एक पार्टनर कंट्री भी है, ठीक है, एक यहां पर पार्टनर कंट्री है। वो पार्टनर कंट्री कौन सी है? यूके, ठीक है, यूके को इस बार यहाँ पर पार्टनर कंट्री के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको मनाया जा रहा है। कौन है सीएम यहाँ के? नेफ्यू रियो है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप यहाँ पर देखा जाए तो सुल्तान अजलान शाह कप ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। भारत को बेल्जियम से 0-1 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यानी कि जो फाइनल मुकाबला हुआ था, फाइनल में बेल्जियम ने भारत को पराजित किया, ठीक है, बेल्जियम ने भारत को 0-1 से पराजित किया है। फाइनल में एकमात्र गोल जो किया गया था थेब्यू स्टॉक ब्रोक्स के द्वारा किया गया था, जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, एकमात्र गोल किया था इन्होंने। चर्चा करें आगे तो 6 साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी करने वाला भारत लगातार दूसरी बार उपविजेता बना है। 6 साल बाद भारत देखा जाए उपविजेता यहां पर बना है। भारत 5 बार का चैंपियन है। भारत 5 बार देखा जाए जो अजलान शाह कप है उसको जीत चुका है, और 10 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया के बाद टूर्नामेंट का दूसरा सबसे सफल टीम भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 10 बार जीत चुकी है, भारत ने 5 बार जीता है अजलान शाह कप, और ऑस्ट्रेलिया के बाद देखा जाए तो ये दूसरा सबसे सफल टीम है। ये टूर्नामेंट एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी आमंत्रण कपों में से एक माना जाता है। जो अजलान शाह कप होता है ये कहां पर होता है? ये मलेशिया में होता है। अजलान शाह देखा जाए सुल्तान थे वहां के, उन्हीं के नाम पर इस कप का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए हैं, और इसी अवसर पर देखा जाए नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित जैविक हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष ग्लोबल साउथ के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो यहां पर यह कार्यक्रम जो हुआ था जैव हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष ग्लोबल साउथ के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया? जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखा जाए तो इस सम्मेलन में 80+ देशों के विशेषज्ञों, विद्वानों और प्रतिनिधियों ने जो बायो वेपन कन्वेंशन है इसके आधुनिकीकरण पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक सुरक्षा माहौल के बीच यह सम्मेलन जीवन विज्ञान में नवाचार और दुरुपयोग के बीच सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उन्होंने जैविक खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही साथ भारत की ओर से यहां पर नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान भी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत की गई भारत के द्वारा। इसके तहत होगा क्या? जिसमें उच्च जोखिम वाले एजेंटों की पहचान करना, दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान की निगरानी करना, घरेलू रिपोर्टिंग, घटना प्रबंधन और निरंतरता को शामिल किया गया है। इस राष्ट्रीय कार्य योजना में 5 पॉइंट्स भारत की ओर से मेंशन किए गए हैं। कौन कौन से? उच्च जोखिम वाले एजेंटों की पहचान करना, दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान के लिए निगरानी, घरेलू रिपोर्टिंग, घटना प्रबंधन और निरंतर प्रशिक्षण, जिससे जो बायोलॉजिकल वेपन है उससे पूरे विश्व को सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। और इसी के देखा जाए कन्वेंशन जो हुआ था उसके 50 साल पूरे हो गए 2025 में। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? बीएसएफ एडिशनल चार्ज प्रवीण कुमार। यहां पर देखा जाए जो बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार है वो किसको दिया गया है? प्रवीण कुमार को दे दिया गया है। उसी से संबंधित पॉइंट है। यहां पर देखा जाए आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है प्रवीण कुमार, 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इनको बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। क्यों सौंपा गया है? यहां पर देखा जाए तो यह प्रभार इसलिए दिया गया है क्योंकि बीएसएफ के मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल थे ये 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, मतलब अब तो रिटायर हो चुके हैं। आज 1 दिसंबर है तो ये रिटायर हो रहे हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं। और उनके स्थान पर देखा जाए जो बीएसएफ का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया? प्रवीण कुमार को दिया गया है। हालांकि ये नियुक्ति है ये अस्थायी है, स्थायी नियुक्ति किसी न किसी को मिल जाएगी तो उसके बाद में देखा जाए तो ये डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी के लगातार प्रवीण कुमार बने रहेंगे। अभी के लिए अतिरिक्त प्रभार प्रवीण कुमार को दिया गया है। प्रवीण कुमार 2 दशक से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी कार्य कर चुके हैं। और यहां पर चर्चा करें तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आज इसका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार पावर कोच का पद, ठीक है। इस बार आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पावर कोच नामक एक पद सृजित किया जा रहा है। और पावर कोच कौन बनेंगे? आंद्रे रसल बनेंगे। किसके? केकेआर जो टीम है, केकेआर टीम के पावर कोच बनेंगे। पावर कोच का मतलब क्या? बेसिकली जो चौके छक्के लगाने की टेक्निक है उसमें सुधार कैसे किया जाए और ज्यादा से ज्यादा चौके छक्के कैसे लगाए जाए उसकी ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगे आंद्रे रसेल, ठीक है। यहां पर चर्चा करें तो कैरिबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल के खिलाड़ी के रूप में विदाई ले ली है। मतलब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि आईपीएल अब ये नहीं खेलेंगे। लेकिन केकेआर ने उन्हें पावर कोच नियुक्त किया है, ठीक है। केकेआर टीम ने उन्हें पावर कोच नियुक्त किया है।
रसेल 11 सीजन तक केकेआर के लिए खेले और हाल ही में फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। ठीक है, आईपीएल इतिहास में यह पहली बार पावर कोच का पद बनाया गया है। रसेल का काम खिलाड़ियों को पावर हिटिंग तकनीकी, जो चौके छक्के लगाने का तकनीकी है, उसमें सुधार करना होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए रसेल आईपीएल में 50+ मैच खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक 174.17 स्ट्राइक रेट रखते हैं और 140 मैचों में 223 छक्के लगाए हैं और 186 चौके लगाए हैं। ठीक है, आईपीएल में 140 मैच खेले हैं जिसमें 223 छक्के और 186 चौके लगाए हैं और इसी वजह से पावर कोच इनको बनाया भी गया है। चर्चा कर ले तो आईपीएल में 2000+ रन वाले और 100+ विकेट वाले का डबल्स पूरा करने वाले रविंद्र जडेजा के बाद वे दूसरे खिलाड़ी हैं। आंद्रे रसेल ने टोटल 26 से 51 रन बनाए हैं और 123 विकेट लिए हैं। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। जियोवान डी सेक्वेरा, ठीक है, सेक्वेरा, जियोवान डी सेक्वेरा, इन्होंने जियोतिसियो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चर्चा कर लेते तो भारत की 10 वर्षीय युवा एथलीट है जियोना वान डी सेक्वेरा। ठीक है, इन्होंने अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड प्रोफेशनल जियोतिसियो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यह पदक यहां पर देखा जाए इन्फेंट गर्ल्स जो जीआई कैटेगरी है उसमें हासिल किया है। जियोवान 28 किलो से कम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए विजयी हासिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है इनकी। अब आइए चलते हैं यहां पर एशिया पावर इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा। चर्चा कर ले किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है लोवी इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा जारी किया जाता है एशिया पावर इंडेक्स। और इसी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत को इस बार तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये सूचकांक 27 देशों जो क्षेत्र है, 131 संकेतकों और 8 प्रमुख क्षेत्रों सैन्य क्षमता, आर्थिक सामर्थ्य, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, सांस्कृतिक प्रभाव, रेजिलियंस, फ्यूचर रेस्क्यू इत्यादि पर तैयार किया जाता है। ठीक है, यहां पर 8 प्रमुख क्षेत्र, 131 संकेतक और 127 देशों और क्षेत्रों को यहां पर काउंट किया जाता है इस सूचकांक को तैयार करने में, और उसमें देखा जाए भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत ने 100 में से 40 अंक हासिल किए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 2% की वृद्धि दर्ज की है भारत ने, और पहली बार भारत को मेजर पावर यानी कि मुख्य शक्ति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यहां पर चीन और अमेरिका जो है वो तो सुपर पावर है, लेकिन भारत को मेजर पावर के रूप में नामित किया गया है। रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, यहां पर देखें तो भारत की पोस्ट पेंडेमिक आर्थिक सुधार, तकनीकी प्रगति और बढ़ती भू राजनीतिक सक्रियता इस रैंकिंग में सुधार का प्रमुख कारण रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर। अमेरिका का कौन सा कितना अंक रहा? अमेरिका का 81.7 अंक, और चीन द्वितीय स्थान पर 73.7 अंक, और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत एशिया में अपनी सामरिक और आर्थिक प्रभावशीलता के कारण तेजी से उभरती शक्ति माना जा रहा है। इसी वजह से भारत को मेजर पावर की कैटेगरी में रखा भी गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चाइना लॉन्च आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट। एक नया शिपिंग रूट चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस शिपिंग रूट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये प्री प्लस जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट है चीन का, जैसे आप सिल्क रूट पढ़ते थे, ठीक है, उसी तरीके से देखा जाए सिल्क रूट की तरीके से ये आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चीन ने आर्कटिक एक्सप्रेस नाम का एक नया शिपिंग सेवा शुरू की है, जो चीन के निंगबो ज्यूसान बंदरगाह से यूके के फेलेक्सिस्टोव बंदरगाह तक को जोड़ता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये मार्ग नॉर्दर्न सी रूट के माध्यम से चलता है, जो पारंपरिक सुएज कैनाल रूट को एक तेज विकल्प है। ठीक है, यहां पर जो नॉर्दर्न सी रूट है उसके माध्यम से यह मार्ग संचालित होगा। जो सुएज कैनाल वाला रेट था, उस सुएज कैनाल वाले रूट को बाईपास करते हुए नॉर्दर्न सी रूट के माध्यम से चीन अब यूरोप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, समय यात्रा 40+ दिनों से घटकर लगभग 18 दिन रह जाती है, यानी कि समय में भारी कमी होगा। इस नए रास्ते से लॉजिस्टिक लागत और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50% की कमी होने का अनुमान भी व्यक्त किया जा रहा है। ठीक, तो फायदा क्या होगा इससे? फायदा इससे ये होगा कि लॉजिस्टिक लागत और कार्बन उत्सर्जन जो होता है ये 50% तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ मार्ग रेड सी, सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अस्थिर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को
क्षेत्रों से बचता है, जिससे सुरक्षा और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। ये चीन के संदर्भ में है कि चीन का जो व्यापार है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होगा। अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार का वॉर छिड़ जाता है या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो भविष्य में चीन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर चीन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वहां पर महंगाई कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि यूरोप से उसका लगातार व्यापार हो रहा है और वो किस रूट से हो रहा है, वो इसी आर्कटिक एक्सप्रेस रूट से होता रहेगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताऊं कि मान लीजिए ये चीन है, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं फिर बताता हूं। मान लीजिए कि ये चीन है, चीन पहले यहां से जाता था, ठीक है, सुएज कैनाल पार करते हुए, तब यूरोप से करता था। अब क्या, अब ये जो आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक रूट है, उसके माध्यम से उसका व्यापार इधर से हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पर कोई अस्थिरता होती है, ठीक, अस्थिरता कोई होती है, ईरान ब्लॉक कर देता है या कुछ ऐसा प्रयास भी करता है, तो उसका कोई भी असर चीन पर नहीं पड़ने वाला है इस आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट के बनने के बाद। तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अंतिम खबर पे चर्चा करते हैं। अंतिम खबर क्या है? अंतिम खबर है, शेफ विजय कुमार को 2025 का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, 2025 का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान। चर्चा करते हैं क्या पॉइंट है। शेफ विजय कुमार को CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में उन्होंने प्रतिष्ठित जेम्स ब्रेड अवार्ड बेस्ट शेफ इन न्यूयॉर्क स्टेट का की खिताब जीता था। ठीक है, बेस्ट शेफ इन न्यूयॉर्क स्टेट का खिताब इन्होंने जीता था, जेम्स ब्रेड अवार्ड। और अब इनको क्या मिल गया है? ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया है। तमिलनाडु के नाथम से आने वाले विजय कुमार की पाक शैली में पारंपरिक दक्षिण भारतीय स्वाद, लकड़ी पर पकाने की तकनीकी और पारिवारिक रेसिपी शामिल है। यहाँ पर देखा जाए, वह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में काम करते हुए तमिल व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रहे हैं। यह पुरस्कार उनके नवाचार, सांस्कृतिक विरासत और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को सम्मानित करता है। ठीक, तो ये रहे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 दिसंबर 2025 के विभिन्न न्यूज़पेपरों में, आकाशवाणी, दैनिक भास्कर, द हिंदू, डीडी एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी रही महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी को यहाँ पर समाहित किया गया, संकलित किया गया और टू द पॉइंट चर्चा की गई। अब कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हैवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, चिड़िया टापू या कार निकोबार? विश्व एड्स दिवस, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है? ये थीम आप बताइएगा। Ends AIDS by 2023, equalize, overcoming डिस्पर्शन, ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, कम्युनिटीज लेड। कौन सा इसमें सही हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर? चौथा सवाल क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के 50 वर्ष के कार्यक्रम में भारत ने किस योजना का प्रस्ताव रखा है? नेशनल बायोवार स्ट्रेटजी, बायो सेफ्टी इमरजेंसी प्रोटोकॉल, नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान या ग्लोबल बायो शील्ड प्लान? कौन सा प्लान है जो भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। और अंतिम सवाल यहाँ पर 5वां सवाल क्या कह रहा है कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? संजय अरोड़ा को, प्रवीण कुमार को, राकेश अस्थाना को या आर.के. मिश्रा को? तो ये 5 सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इन 5 सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें और कोई आपका फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।